हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परम भाग्य द ट्रैवलिंग डुओ। मेरा नाम है भाग्यश्री और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है मेरे बाली व्लॉग सीरीज का डे 2, जिसमें मैं आपको पहले व्लॉग की तरह ही आज के व्लॉग में भी 3 डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ। पहला है GW कल्चरल पार्क, दूसरा है सुलबन बीच, तीसरा है उलुवाटू टेम्पल। तो गाइज, अगर आपने मेरी बाली सीरीज का फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके चेक कीजिए। उसमें भी मैंने बाली के 3 डिफरेंट फेमस प्लेसेस कवर करी है। यू गाइज विल डेफिनेटली एंजॉय दैट व्लॉग टू। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आ गए हैं GW के कल्चरल पार्क, जिसका नाम है गरुड़ा विष्णु केंकाना पार्क। बहुत ही सुंदर प्लेस है गाइज। पार्किंग से मेन टिकट काउंटर भी बहुत दूर है दोस्तों, तो आपको शटल लेना ही पड़ेगा। कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मेन टिकट काउंटर है। पार्क में पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्कूटी पार्क की और उसी के बाजू में हमें एक टिकट काउंटर दिखा, जहां से हमने 5000 IDR की टिकट खरीद ली। ये टिकट एक शटल की थी और ये शटल आपको मेन टिकट काउंटर तक पहुंचाएगा। मुझे लगा था कि थोड़ी ही दूरी पे होगा मेन टिकट काउंटर, बट आई वाज रॉन्ग। मेन टिकट काउंटर बहुत ही दूर है और अभी हम जा ही रहे हैं। फाइनली हम पहुंच ही गए मेन टिकट काउंटर वाले एरिया में। GW के पार्क के मेन टिकट काउंटर वाले एरिया में पहुंचने के बाद हमें वहां पे दिखा कि वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टिकट काउंटर्स है, जहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का वो पार्क विजिट करना है। आपको पूरा पार्क घूमना है या फिर आपको डिफरेंट पार्ट्स में घूमना है, क्योंकि वो एरिया 60 एकर्स में डिवाइडेड है। तो आप पैदल या फिर ऐसे ही वो पार्क एक दिन में नहीं घूम पाएंगे। इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने चॉइस के हिसाब से पार्क में कौन सी जगहों पे विजिट करना है, और उसी टाइप से उनके टिकट्स के रेट्स भी है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे टिकट्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको वो लोग एक ऑप्शन भी देंगे कि आपको बग्गी भी इंक्लूड करनी है या नहीं, क्योंकि 60 एकर्स वाला एरिया है तो ऑब्वियसली आप चल के तो नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बग्गी जरूर लें। बग्गी के भी अलग से चार्जेस होते हैं। अंदर आते ही एक वेलकम करती हुई सुपर वाइट कलर की मूर्ति दिखी। बहुत सुंदर है ये मूर्ति। मतलब जितने भी लोग अंदर आ रहे थे ये मूर्ति को निहार रहे थे। शायद मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट ये मूर्ति भी बहुत टॉल थी, बहुत बड़ी थी ये मूर्ति। पार्क के बड़े बड़े आइडल्स के अलावा भी यहाँ पे इनके कल्चरल शोज भी फेमस है, जिसके अलग अलग टाइमिंग्स है। लाइक दोपहर 11 से लेके 3 बजे तक इनके डिफरेंट कल्चरल शोज होते हैं, जो कि आप अटेंड कर सकते हैं अगर आप इन बिटवीन पहुंचते हो। हमें तो कंटिन्यूसली इनकी कल्चरल म्यूजिक की आवाज़ें आ रही थी और बहुत ही सुंदर है इनकी कल्चरल म्यूजिक। सच में सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। हमने फाइनली अपनी टिकट खरीद ली विथ बग्गी। बग्गी को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया पैदल घूमना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो भी इस चिलचिलाती धूप में। तो यहाँ पहले आपकी टिकट चेक की जाती है और आपने बग्गी इंक्लूड की है या नहीं ये भी ये लोग चेक करते हैं। अगर आपकी बग्गी इंक्लूडेड है तो आपको ये यहाँ पे वेट करवाते हैं। और ये हमारी बग्गी आ चुकी है और हम बैठ रहे हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्टली जा रहे हैं गरुड़ा विष्णु की मूर्ति देखने के लिए, जो कि यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और इन बिटवीन ये जो रोड है कितना क्लीन है, आप देख सकते हैं गाइस। कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं। फाइनली हम द फेमस गरुड़ा विष्णु स्टैचू के पास पहुंच ही गए। बेहद सुंदर था ये स्टैचू गाइस। जब हम बग्गी से उतरे तो परम का तो ध्यान भी नहीं था कि यहाँ पे स्टैचू है ऊपर। वो तो बस नीचे वाली बिल्डिंग देख रहे थे। जब मैंने उन्हें कहा कि ऊपर देखिए, देन ही वाज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट अ मैसिव स्टैचू इट इज। इस गरुड़ा विष्णु स्टैचू की हाइट 121 मीटर्स है, which makes it world's 4th
टॉलेस्ट स्टैचू। पहली बार में ये स्टैचू देखने के बाद मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक था ये स्टैचू। दूर से देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो सच में विष्णु भगवान वहां पे बैठे हुए हैं अपने वाहन पे, गरुड़ पे। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई हुई है दोस्तों। ये जो गरुड़ा विष्णु की मूर्ति है ये कॉपर, ब्रास और प्योर गोल्ड से बना हुआ है और उनके गले में जो हार है और जो मुकुट है उनका विष्णु जी का वो प्योर गोल्ड का है। क्योंकि ये मूर्ति बहुत ऊंची है, हम लोग को बहुत ऊपर देखना पड़ रहा था। धूप की वजह से हमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि हम देख भी नहीं पा रहे थे। बाली की धूप बहुत ज्यादा गंदी है गाइस। उसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर चले गए और एंट्री पे ही इन लोगों ने एक छोटा सा म्यूजियम बनाया रखा है जिसमें उस जमाने के देवता, दानव या इनके एनिमल्स जो भी थे उनकी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई हुई है या फिर प्रिजर्व की हुई है। आई डोंट नो द डिटेल्स, बट देखकर थोड़ा सा डर भी लग रहा था और निहार के देखने का मन भी कर रहा था। यहाँ पे आपको और एक टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ से आप गरुड़ा विष्णु के मूर्ति के ऊपर जा सकते हैं। मूर्ति के ऊपर इन द सेंस आप उनकी शोल्डर तक जा सकते हैं और वहाँ पे और एक म्यूजियम है जहाँ पे बहुत सी चीजें इन्होंने रखी हुई है जिसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी: एग्जीबिशन हॉल्स, ए म्यूजियम एंड ए वीविंग गैलरी। The statue itself consists of 28 stories within its structure. The statue is 121 meters, that is 396 feet tall, which makes it world's 4th tallest statue. This project was conceptualized in the early 1990s by renowned Balinese Nyoman Nuarta. तो गरुड़ा विष्णु स्टैचू देखने के बाद हम निकल गए नेक्स्ट स्टैचू देखने के लिए, जिसके लिए हमें फिर से बग्गी पकड़नी पड़ी। पर इस बार आपको अलग से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। जो टिकट आपने पहले ली थी उसी टिकट पे आप बग्गी पकड़ के दूसरे स्टैचू तक आपको ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर से आपको बग्गी में बैठ के कल्चरल पार्क के दूसरे एरिया में ले जाया जाएगा जहाँ से आप और भी दूसरे स्टैचूज पास से देख सकते हैं। पूरा एरिया इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है इन लोगों ने, मतलब ढूंढने से भी कोई कचरा नहीं मिलेगा आपको वहाँ। ना कोई गंदी स्मेल, ना कोई गंदी चीजें, सिर्फ और सिर्फ क्लीन एरिया। और यहाँ से जब मैंने गरुड़ा विष्णु की मूर्ति देखी तो ऐसे लग रहा था जैसे सच में विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठ के आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक जगह है ये, सच में, ट्रस्ट मी। ये पूरा पार्क पहाड़ों को कट करके बनाया हुआ है। अब हम पार्क के दूसरे एरिया में पहुंच चुके थे। यहाँ पे भी गरुड़ा का ही दूसरा स्टैचू था जो कि सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में सिर्फ उनका फेस वाला स्टैचू बना हुआ था। जहां तक जाने के लिए आपको बहुत सारी स्टेयरकेस चढ़ के जाना पड़ेगा। को बहुत सारे इंडियंस भी दिखे, बहुत सारे कपल्स भी दिखे जिनसे हम लोगों ने बात करी। हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे इंडियंस को देख के। ज्यादातर वहाँ पे हमको इंडियंस ही दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दुनिया में और कोई जगह ही नहीं है विजिट करने के लिए, सिर्फ बाली ही है। बहुत से इंडियन से हम मिल के बहुत ही अच्छा लगा और स्टैचू भी बहुत सुंदर था। The vision behind this project was to create a cultural landmark representing Indonesia's spiritual and cultural heritage, particularly inspired by the Hindu mythology of Garuda and Lord Vishnu.
ये एरिया भी बहुत बड़ा था, स्टेयर्स भी बहुत सारे थे और ऊपर से जब आप देखेंगे तो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। बहुत सारे लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। हम दोनों ने भी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाए और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए क्योंकि धूप बहुत थी और वहाँ पे सिर्फ एक पेड़ था जिसके नीचे एक टेबल था बैठने के लिए, तो हम दोनों वहाँ पे जाके बैठ गए। इस गरुड़ा मूर्ति की जो कार्विंग की हुई थी वो इतनी ज़्यादा बारीक थी। जब मैंने वो मूर्ति पास से देखी तो बाप रे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कार्विंग वाला वर्क किया हुआ था। वहीं से स्टेयर्स लेके आपको ऊपर जाना है जहाँ पे और एक बहुत बड़ा स्टैचू है और वहीं से आपको पूरा कल्चरल पार्क दिखेगा और गरुड़ा विष्णु जी का स्टैचू भी दिखेगा। तो तीनों बड़े बड़े स्टैचूज देखने के बाद अभी हम निकल पड़े थे उनका कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए। उनके कल्चरल हॉल में अलग अलग टाइमिंग्स में उनके कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं, जो कि हम परफेक्ट टाइम पे पहुंच गए थे, तो हमने सोचा कि चलो लेट्स विजिट देयर। तो हम लोग उनका कल्चरल परफॉर्मेंस देखने के लिए चले गए। उसके बाद हम डायरेक्टली गए GW के पार्क के कल्चरल हॉल में, जहाँ पे हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा उनका कल्चरल प्रोग्राम अटेंड किया और उस प्रोग्राम में हम खुद भी इंक्लूड हुए, इसलिए हमने उसको ज़्यादा एंजॉय किया। दोस्तों, इनके जो कल्चरल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और कानों में ऐसे हार्श नहीं लगता सुनने में। इनका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और डिफरेंट था। उनके कल्चरल परफॉर्मेंस में हमें इंक्लूड होकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी एक इंस्ट्रूमेंट मिला था जिसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था और जो स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहे थे वो जब ऐसे हाथ दिखा रहे थे कि आप 1 नंबर का आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना है, 2 नंबर का इंस्ट्रूमेंट बजाना है। मेरे पास 5th नंबर का इंस्ट्रूमेंट था, तो जब वो ऐसे 5 उंगली दिखा रहे थे तब मैं अपना ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भी था वो ऐसे हमको बजाना था। बहुत अलग कुछ तरह का अलग स्टाइल का वो इंस्ट्रूमेंट था। जब जो कल्चरल हॉल में सब लोग जब प्रेजेंट थे, सबने अपने अपनी बारी बारी में जब अपने अपने हाथ का जो इंस्ट्रूमेंट बजाया, उसके बाद एक डिफरेंट ही म्यूजिक निकल गया वहाँ से। इतना एंजॉय किया हम सब ने। जब वो परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ तो हमको थोड़ा सा बोर हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, चलो निकल जाते यहाँ से, थोड़ा सा बोर हो रहा था। बट जब हम सब उस कल्चरल परफॉर्मेंस में इंक्लूड हुए तो हम बहुत एंजॉय कर चुके। उसके बाद हमने जो ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे इनके साथ फोटो भी खिंचाई, सोलो भी और एक ग्रुप फोटो भी हुआ। कल्चरल परफॉर्मेंस होने के बाद हमने वहाँ पे एक उनका कॉम्प्लीमेंट्री जो ड्रिंक था वो पिया। वो सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री था। हमको आते टाइम ही एक टिकट मिली थी जिसके ऊपर एक होटल का नाम लिखा हुआ था जो कि कल्चरल हॉल के एरिया में था। कल्चरल परफॉर्मेंस होने के बाद हम लोग ने वहाँ पे आइस टी ली और एक लेमन टी ली और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकल गए। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था सुलबन बीच। बीच तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको डाउनस्टेयर्स जाना पड़ता है और वो स्टेयर्स थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक थे। मतलब मुझे तो डर लग रहा था वहाँ से नीचे उतरने के लिए। सुलबन बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीचेस में से नहीं है, बट इतना ज़्यादा फोटोजेनिक है, यानी कि आप जब भी बाली सर्च करोगे तो आपको बीचेस में या फिर फोटोज सेक्शन में सुलबन बीच की एक फ़ोटो ज़रूर दिखेगी। कहो ना प्यार है मूवी में जिस तरह का बीच का व्यू है, उसी तरह के बीच का मुझे फील आ रहा था जब हम वहाँ पे पहुँच गए। सुलबन बीच पे
ज़्यादातर सर्फिंग के लिए लोग आते हैं और इतनी खतरनाक सर्फिंग कर रहे थे वो लोग, मुझे उन्हें देख के ही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी कोई ना कोई तो यहाँ पे डूब ही जाएगा। मेरे हस्बैंड परम बहुत अच्छे स्विमर है, बट इस समंदर में वो डूबते डूबते बच गए। इतनी ज़्यादा खतरनाक लहरें थी इस समंदर की कि मतलब मैं तो डर ही गई देख के। और ऐसे खतरनाक लहरों में ये जो फॉरेनर्स थे वो सर्फिंग कर रहे थे, बाप रे, हैट्स ऑफ टू देम। सुलबन बीच से डूबते डूबते बच के निकलने के बाद हम चले गए हमारे लास्ट स्पॉट की तरफ, जो कि था उलुवाटू टेम्पल, जिसके लिए हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। उलुवाटू टेम्पल बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ब्यूटीफुल था, वहाँ के नज़ारे भी बहुत सुंदर थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमको केचक डांस देखने को नहीं मिला। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे अगर वो लाइन में लग जाते तो। उलुवाटू टेम्पल के नज़ारे एंजॉय करते हुए हम उन नज़ारों में गुम हो गए। हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे डेंजरस चीज़ भी है, जो कि थे वहाँ के मंकीज़। सच में डायरेक्टली अटैक कर रहे थे वो सब पे, और हम लोग ऐसे मोबाइल्स कैमरास निकाल के वहाँ के नज़ारों को शूट कर रहे थे। एक मंकी ने तो मुझ पे भी अटैक किया, डायरेक्टली मेरे सर के ऊपर से वो मतलब कूद के चला गया ताकि वो मेरा गॉगल ले पाए। मैंने ऐसा गॉगल सर पे लगाया हुआ था, तो वो ट्राई कर रहा था कि वो मेरा गॉगल ले पाए, बट वो फेल हो गया। बट मेरे हस्बैंड का उसने चश्मा छीन के विद इन अ सेकेंड समंदर में फेंक दिया और हम ऐसे देखते रह गए। इतना ज़्यादा बुरा लगा हमें कि कुछ दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि बहुत रात हो गई थी हमें वो टेम्पल में। वैसे तो उलुवाटू टेम्पल सुबह 7 से रात 9 बजे तक चालू रहता है, बट बेस्ट टाइम टू विजिट है सनसेट, क्योंकि उलुवाटू टेम्पल का सनसेट बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ का जो केचक डांस है वो भी शाम को ही रहता है। केचक डांस मतलब बालिनीज स्टाइल में रामायण का प्रदर्शन होता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, ऐसे मैंने सुना था। पर इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से हमको केचक डांस देखने को मिला ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हुआ हमें वो देखना। अगर आप कभी बाली ट्रिप प्लान करें और उलुवाटू टेम्पल आने का सोचे तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज मंकीज। ये बंदर आपकी चीज़ें उड़ा के डायरेक्टली समंदर में फेंक देते हैं। इस तरह से हमारा डे 2 हुआ, जिसमें थोड़े से हम एंजॉय किए, थोड़ा सा हमारा डे 2 खराब भी हो गया क्योंकि हमारा चश्मा गया, बट एनीवेज बहुत अच्छा था डे 2। हमने तीनों जगह बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके एंजॉय किया। सो दैट वाज इट गाइज। मिलते हैं अपने थर्ड व्लॉग में, जिसके लिए हम जा रहे हैं बाली से दूसरे आइलैंड में। सो कीप इन टच, कीप योर पासपोर्ट रेडी एंड योर ड्रीम्स अलाइव। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।